बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। तो हमारे पास वेरियस एक्सप्रेशंस गिवन है इस क्वेश्चन में। हमने क्या करना है, उन फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है, आया कि वो फंक्शंस कंटिन्यूस हैं या नहीं है। तो पार्ट ए में हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 3 जे यूनिट वेक्टर माइनस 1 माइनस टी के यूनिट वेक्टर। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, ये जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी है इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ इसके कंपोनेंट्स लिख लिया है, क्योंकि आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। सो एफ ऑफ टी को मैंने F1 ऑफ टी, F2 ऑफ टी, F3 ऑफ टी लिख दिया। अब इन तीनों की अलग अलग जो है वो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन कंडीशंस जो है वो वेरीफाई होना जरूरी होती हैं। फर्स्ट कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी ये डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड, जो अगर हम लिमिट लें इस फंक्शन की, जब टी अप्रोचेस टू टी नॉट कोई पॉइंट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, ये जो हमारे पास लिमिट का आंसर आता है और अगर उस फंक्शन में डायरेक्ट इस लिमिट की जो वैल्यू है वो हम पुट कर दें तो ये आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। और अगर किसी भी स्टेज पे कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होती तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सबसे पहले मैंने F1 ऑफ टी जो हमारे पास कंपोनेंट है आई यूनिट वेक्टर के साथ, इसकी कंटिन्यूटी की जो है वो चेक की है। तो फर्स्ट कंडीशन पहले चेक की है, अगर यहाँ पे टी की जगह हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, अगर 1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास यहाँ टी की जगह 1, तो आंसर जो है 1 आ जाता है और एक फाइनाइट नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि एफ ऑफ टी इज डिफाइंड। अब सेकंड कंडीशन लिमिट चेक की है, लिमिट टी नॉट की जगह 1, टी अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ टी, क्योंकि टी है तो यहाँ पे जब लिमिट पुट करेंगे 1 तो यहाँ पे आंसर अगेन 1 आएगा, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये थर्ड कंडीशन आप देख सकते हैं वो भी हमारी फुलफिल हो रही है कि ये जो लिमिट का आंसर आ रहा है और हमने इस F1 ऑफ टी में डायरेक्ट टी नॉट जो कि 1 है इस केस में वो पुट किया है, तो ये आई 1 इसका आंसर आता है। तो ये दोनों आंसर चूंकि सेम है तो लिहाजा ये जो F1 ऑफ टी जो है ये कंटिन्यूस है। सिमिलरली हमने F2 ऑफ टी और F3 ऑफ टी के लिए भी ये तीनों कंडीशन जो है वो कंटिन्यूटी की चेक करनी है। F2 ऑफ टी में अब यहाँ पे आप टी की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, मैंने 5 ले ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर जो है 3 है, क्योंकि 3 जे यूनिट वेक्टर है। सो F2 ऑफ 5 जो है हमारे पास 3 है और ये एक डेफिनेट नंबर है। अब लिमिट अप्लाई कर ली है, लिमिट टी अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ टी, चूंकि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर 3 उसका कंपोनेंट है, सो जो भी आप लिमिट हो तो आंसर 3 आना है। इसका मतलब है लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। और जो थर्ड कंडीशन है वो ये इस लिमिट का आंसर, और अगर इस फंक्शन में हमने डायरेक्ट टी नॉट जो कि इस केस में 5 है वो वैल्यू पुट की तब भी आंसर 3 आता है। लिहाजा लिमिट और एफ ऑफ टी जो है इनका आंसर सेम है, लिहाजा ये एफ ऑफ 2 टी जो हमारे पास कंपोनेंट है जे यूनिट वेक्टर के साथ ये भी कंटिन्यूस है। तो फाइनली जो हमारा F3 ऑफ टी कंपोनेंट है, अब इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया, ये है माइनस इंटू 1 माइनस टी। मैंने टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 ले ली है, कुछ भी आप ले सकते हैं, टी की जगह 1 पुट किया तो ये आंसर 0 आ गया और ये एक डिफाइंड है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट लिमिट ले ली टी अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ टी, यहाँ टी की जगह लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, अगेन आंसर 0 आ गया। अब जो लिमिट का आंसर है वो सेम है, अगर इस फंक्शन में F3 ऑफ टी में टी की मैं वैल्यू लिमिट 1 पुट कर दूं वो भी सेम है। लिहाजा तीनों कंडीशन जो है F3 ऑफ टी में भी जो है वो फुलफिल हो रही हैं। दस ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड। सो आप देखेंगे ये जो आपका वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी आई प्लस 3j माइनस 1 माइनस टी के यूनिट वेक्टर, ये एक कंटिन्यूस वेक्टर फंक्शन है। अब पार्ट बी है हमारे पास g ऑफ टी इक्वल टू टी आई यूनिट वेक्टर माइनस टी पावर माइनस 1 के यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर फंक्शन जो है ये सिंपल है, इसकी कंटिन्यूटी को देखना। टी पावर माइनस 1 का मतलब है 1 ओवर टी। अब आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर t की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो ये वेक्टर फंक्शन जो है वो ये फंक्शन जो है वो ब्लो अप कर जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो
जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो गई तो इसका मतलब है ये वेक्टर जो है, जो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो है एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, डेफिनेट नंबर आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, लिहाजा बाकी कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फॉर t इक्वल टू 0, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं रहता, ये अनडिफाइंड हो जाता है। सिमिलरली पार्ट सी में हमारे पास वेक्टर फंक्शन गिवन है f ऑफ t इक्वल टू e पावर t इंटू टी आई यूनिट वेक्टर प्लस t पावर -1 j यूनिट वेक्टर प्लस 3 k यूनिट वेक्टर। अब आप सेपरेटली e पावर t को मल्टीप्लाई कर ले i j और k यूनिट वेक्टर के साथ, ये आ जाता है e पावर t इंटू टी आई यूनिट वेक्टर प्लस e पावर t इंटू टी पावर -1 j यूनिट वेक्टर प्लस e पावर t इंटू 3 k यूनिट वेक्टर। अगेन इसको भी आप अगर f1 ऑफ t, f2 ऑफ t, f3 ऑफ t की फॉर्म में लिखना चाहे कंपोनेंट्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे पहले f1 ऑफ t को सोल्व किया है, अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पहले लगाई है, t की मैंने वैल्यू 2 ले ली है। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, 1 पे, 5 पे, -1 पे, जो मर्जी आप पॉइंट ले लें। मैंने t की वैल्यू 2 ले ली है, तो हमारे पास f1 और 2 का आंसर आ गया 2e², और ये एक डिफाइंड नंबर है। तो फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी की f1 ऑफ t के लिए जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब सेकंड कंडीशन चेक की है, लिमिट ले ली है, लिमिट t अप्रोचेस टू 2 f1 ऑफ t, f1 ऑफ t की जगह ये जो हमारे पास आई कंपोनेंट है ई टी इंटू टी वो पुट किया, लिमिट अप्लाई की है, तो ये 2e² आया। और मजे की बात ये है कि फिर जो हमारे पास लिमिट का आंसर आता है वो अगर इस फंक्शन f1 ऑफ t में हम t की डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो वो सेम होता है। तो तीनों कंडीशन चूंकि सेटिस्फाई होते हैं, सो f1 ऑफ t के लिए जो है हम कहेंगे ये कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम एक और है, जो हमारे पास कंपोनेंट f2 ऑफ t है वो है ई टी इंटू टी पावर -1, टी पावर -1 को आप 1 ऑफ t लिखेंगे, सो ये बन गया ई टी डिवाइड बाई टी। अब यहाँ पे आप t की फॉर एग्जांपल हम वैल्यू लेते हैं 0, तो 1 और 0 अनडिफाइंड, तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है कंटिन्यूटी की वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता। फिर दूसरी चीज ये है कि जब f1 ऑफ t, f2 ऑफ t, f3 ऑफ t ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर f ऑफ t को डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर कोई एक कंपोनेंट भी अनडिफाइंड है किसी पॉइंट पे तो हमारे पास ओवरऑल ये वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। इस वजह से मैंने ये लिखा है कि f ऑफ t इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट t इक्वल टू 0, के t इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, इसके अलावा हर पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। सिमिलरली f3 ऑफ t अगर फंक्शन की आप कंटिन्यूटी चेक करें तो वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन आएगा, तीनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होंगी। लेकिन जस्ट f2 ऑफ t के लिए 0 के ऊपर ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता, 0 के अलावा अगर आप कोई और पॉइंट लें तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। नाउ कम्स टू द पार्ट डी, और ये हमारा लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। g ऑफ t इक्वल टू टी आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट टी जे यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस टी। सो अलग अलग कर लिया, टी स्क्वायर प्लस टी अंडर रूट को डिवाइड, जो कि डिनोमिनेटर में है, ये बन गया t डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी आई यूनिट वेक्टर प्लस अंडर रूट टी डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी जे यूनिट वेक्टर। g ऑफ t जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, इसको f1 ऑफ t लिख लिया, इसको f2 ऑफ t लिख लिया। आप g1 ऑफ t, g2 ऑफ t लिख लें तो भी ठीक है। सबसे पहले f1 ऑफ t को सॉल्व कर लेते हैं, इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेते हैं। f1 ऑफ t हमारे पास है t डिवाइड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस t, तो t स्क्वायर प्लस t को आप t इंटू टी प्लस 1 लिख सकते हैं इसके फैक्टर्स की फॉर्म में। अब मैं फर्स्ट कंडीशन कंटिन्यूटी की चेक कर लेता हूँ, मैंने पॉइंट ले लिया t की वैल्यू 0, तो ये बन गया 0 डिवाइड बाई अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1, और ये बन जाता है 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 0 0, सो ये 0 बाई 0 बन गया, 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। सेकंड, अब मैं t की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ -1, तो ये आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट -1 इंटू -1 प्लस 1, ये 0 इंटू -1 0, सो -1 डिवाइड बाई 0, ये भी अनडिफाइंड एक चीज बन जाती है। तो चूंकि इन दोनों पॉइंट्स t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू -1 पे हमारा जो f1 ऑफ t जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, बाकी आप कोई भी पॉइंट ले लें उस पे हमारा ये फंक्शन जो है f1 ऑफ t ये कंटिन्यूस होगा। सो f1 ऑफ t इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू -1। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू -1 पे ये हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं रहता।
सिमिलरली सेम काम f2 ऑफ t कंपोनेंट के लिए आपने करना है। अब यहाँ पे भी ये √t डिवाइड बाई √t इंटू t प्लस 1 है, यहाँ पे भी आप सेम कंडीशन अप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि f2 ऑफ t जो है ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट t = 0 एंड t = नेगेटिव वैल्यू। सो g of t is continuous for all positive real values except 0 and negative values। सो जो हमारा वेक्टर फंक्शन g of t जो है ये तमाम पॉजिटिव रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस है सिवाय 0 और नेगेटिव वैल्यूज की। नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3 आप जो भी नेगेटिव वैल्यू ले लें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।